मेहताब से मेरी शादी को अभी 2 साल पूरे नहीं हुए थे। मैं मेहताब के साथ बहुत खुश थी। इलाहाबाद के पास आजाद नगर में मेरी ससुराल थी और ससुराल में मेरे शौहर मेहताब के अलावा मेरी नंद जैनब और मेरे ससुर अनवर हुसैन रहते थे। इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनकर मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझने लगी थी, क्योंकि मेरे शौहर मेहताब तो मुझसे प्यार करते ही थे, मेरे ससुर भी मुझे बहुत मानते थे। हालांकि मेरी नंद थोड़ी अलग मिजाज की लड़की थी, वो मुझसे खुलकर बात नहीं करती थी, फिर भी मैं खुद को उसके लिए अच्छी भाभी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मैं जब ससुराल आई थी तो मुझे मालूम चला कि मेरे ससुर अनवर हुसैन को ब्रेन ट्यूमर था। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। महीने में कई बार मेहताब अपने अब्बू को लेकर इलाहाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाते थे। कभी कभी जैनब भी अपने अब्बू को लेकर हॉस्पिटल जाती थी। मेरी नंद जैनब 22 साल की हो चुकी थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए कर चुकी थी। उसकी कुछ शिकायतों की वजह से मेरे शौहर मेहताब ने उसका कॉलेज जाना छुड़वा दिया था। जब मेहताब ड्यूटी पर होते जैनब पूरे दिन फोन पर लगी रहती। मुझे जैनब की ये आदतें पसंद नहीं थी, इसीलिए मेरी शादी के बाद से अब तक मेरा जैनब के साथ ज्यादा तालमेल नहीं बन पाया था। दिन में कभी कभार मेरा सामना उससे होता तो वो मुझे इग्नोर कर देती और कोई बिना वजह इग्नोर करे ये बात मुझे पसंद नहीं थी। फिर भी मैं उसे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। जैनब को घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसे आजादी देने का मतलब था कि वो पूरी तरह हाथ से निकल जाती। इसीलिए मेरे शौहर चाहते थे कि जल्द से जल्द जैनब की कहीं शादी हो जाए। इसके लिए वो लड़के की तलाश में लगे थे। घर में अब्बू की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी और अपने अब्बू की बिगड़ती तबीयत को लेकर मेरे शौहर बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन वो अब्बू को लेकर हॉस्पिटल गए और जब वापस आए तो मुझे पकड़कर रोने लगे। मैंने मेहताब को इस कदर रोते हुए पहले कभी नहीं देखा था। मैं इतना तो समझ ही गई थी कि मेरे ससुर अब कुछ ही दिनों के मेहमान थे। जैनब अपने अब्बू के इलाज की जानकारी लेने के लिए मेरे कमरे में आई तो उसने अपने भैया को रोते हुए पाया। जैनब ने पूछा, भैया आप रो क्यों रहे हो? मेहताब ने अपने आंसुओं को पोंछा और बोले, जैनब अम्मी के चले जाने के बाद अब्बू ने हम दोनों को माँ बाप की कमी होने नहीं दी। उन्होंने बाप के साथ साथ माँ का भी फर्ज निभाया और हमें एक बेहतर इंसान बनाया। आज डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इनकी जितनी सेवा कर सकते हो करो। अब अब्बू बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। जैनब को जब ये बात पता चली तो वो पूरे दिन अपने अब्बू की सेवा में लगी रही। मुझे जैनब की ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि उसे अपने अब्बू से बहुत ज्यादा प्यार था। मेहताब ने मुझसे कहा कि कल से अब्बू की उनकी मनपसंद का खाना खिलाना और मैंने अब्बू से पूछकर रात के खाने में उड़द की दाल और सेम की सब्जी बना दी। जैनब पूरे दिन अपने अब्बू के पास थी। रात का खाना भी उसने अब्बू के साथ ही खाया और रात को अपने अब्बू के कमरे में ही नीचे बिस्तर कर सो गई। अगली सुबह उठते ही जैनब मेरे कमरे में आई और उसने अपने भैया से कहा, भैया कॉलेज की मेरी एक दोस्त की आज शादी है, मुझे जाना है। जैनब जवान लड़की थी, उसे घर में रोके रखना भी ठीक नहीं था। सहेली की शादी में जाने की बात सुनकर मेहताब ने भी इजाजत दे दी। सुबह 9 बजे मेहताब अपनी ड्यूटी पर चले गए और उनके ड्यूटी पर चले जाने के घंटे भर बाद ही जैनब अपनी सहेली की शादी के लिए निकल गई। मेहताब रात 8 बजे तक अपनी ड्यूटी खत्म कर घर आ गए और रात के 10 बजे तक जैनब नहीं लौटी तो मेहताब परेशान हो गए। उन्होंने मुझे जैनब को कॉल लगाने को कहा। मैंने जैनब को कॉल लगाया और फोन मेहताब को दे दिया। जैनब ने कहा, भैया आप लोग सो जाइए, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। आप लोग मेरी टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं कैब से घर आ जाऊंगी और मेरी एक सहेली भी मेरे साथ घर आएगी। जैनब की बात सुनकर मेहताब को इत्मीनान हो गया और वो सोने चले गए। उनके सो जाने के बाद मैं काफी देर तक जैनब का इंतजार करती रही। फिर न जाने कब मेरी भी आंख लग गई। अगली सुबह मैं जैनब के रूम में सुबह की चाय लेकर गई तो उसका दरवाजा बंद था। मैंने उसे आवाज दी तो उसने थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला और चाय का कप मेरे हाथों से लेते हुए बोली, भाभी मैं अभी और सोऊंगी, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज। इस बीच जैसे ही मेरी नजर जैनब के चेहरे पर पड़ी, उसके माथे पर लगे सिंदूर को देखकर मैं चौंक गई। मैं उससे कुछ पूछती इससे पहले ही जैनब ने दरवाजा बंद कर लिया। आमतौर पर मुस्लिम औरतें सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन आज सुबह जैनब के माथे पर मैंने
सिंदूर देखा तो इस बात से मुझे काफी हैरत हुई। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। जैनब अपनी सहेली की शादी में जाने का बहाना कर घर से गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सहेली के बहाने वो खुद की ही शादी में गई हो। शाहिद हमारे पड़ोस में ही रहता था और स्कूल के समय से शाहिद जैनब पर मरता था। जैनब भी उसे प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही जैनब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गई उसने शाहिद से दूरी बना ली थी। जैनब की मांग में सिंदूर देख मुझे अचानक शाहिद की याद आ गई और मैंने तुरंत शाहिद को कॉल मिलाकर पूछा कि कहीं जैनब की मांग में सिंदूर शाहिद का तो नहीं है। लेकिन शाहिद ने बताया कि जैनब और उसके बीच अब ऐसा कुछ नहीं है। शाहिद की बात सुनने के बाद अब मुझे जानना था कि आखिर जैनब की मांग का सिंदूर कौन है। सुबह का नाश्ता लेकर मैं अपने ससुर के कमरे की ओर बढ़ी तो मेरे ससुर कमरे के बाहर ही टहलते हुए मिले। मैंने पास पड़ी टेबल पर चाय रखा और ससुर जी से पूछा, अब्बू अब आपकी तबीयत कैसी है? वो बोले, फिलहाल तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, जैनब कल रात जब वापस आई तो आपने उसके चेहरे पर कुछ गौर किया? मेरी इस बात का जवाब देते हुए मेरे ससुर ने कहा, रात वो अपनी सहेली के साथ घर आई थी। तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या उसके चेहरे पर कोई चोट वोट लगी है? मैंने कहा, नहीं अब्बू, चोट नहीं लगी, बल्कि जब सुबह मैं चाय देने गई तब वो बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी इस बात पर मेरे ससुर मुस्कुराए और बोले, मेरी बेटी हमेशा सुंदर ही लगती है। मैं अब्बू को चाय नाश्ता देकर अपने कमरे में आई तो मेरे शौहर मेहताब भी जग चुके थे और अपने काम पर जाने की तैयारियों में लगे थे। अब्बू की बात सुनकर मैं समझ गई थी कि जैनब के कमरे में वो अकेली नहीं थी। अब्बू को जिसे उसने अपनी सहेली बताया था, दरअसल ये जैनब की मांग का सिंदूर ही था जो इस वक्त उसके साथ उसके कमरे में सुहागरात मना रहा। मैं जैनब की उस सहेली को देखने को उतावली थी, लेकिन मैंने मेहताब के सामने अपने इस उतावलेपन को जाहिर नहीं होने दिया। 1 घंटे बाद जब मेहताब काम पर चले गए तो मैंने बाहर लगे बिजली के मेन सॉकेट से जैनब के कमरे की बिजली ऑफ कर दी। अगस्त का महीना था। लाइट न होने के कारण थोड़ी ही देर में जैनब ने खुद ही दरवाजा खोल दिया और मुझे आवाज देने लगी। मैं तो इसी ताक में थी कि कब जैनब मुझे आवाज दे और उसकी आवाज सुनते ही मैं दौड़ी उसके पास चली गई। मैं जैनब के पास गई तो सबसे पहले मेरी नजर उसके माथे पर गई और मैं एक बार फिर हैरान हो गई। जैनब ने अपने बालों को धो लिया था और उसके माथे पर सिंदूर का नामो निशान तक नहीं था। मैंने कहा, क्या बात है जैनब, तुमने तो कहा था कि दोपहर तक तुम सोती रहोगी और अब्बू ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ रात को तुम्हारी कोई सहेली भी आई थी, लेकिन जब सुबह मैं तुम्हें चाय देने आई थी तब तुमने यह बात बताई नहीं, वरना मैं तुम्हारी सहेली के लिए एक कप चाय और बना लाती। जैनब ने कहा, मेरी सहेली तो सुबह ही चली गई भाभी, और मेरे कमरे की लाइट क्यों नहीं आ रही है? मैंने कहा, तुम्हारे कमरे के अंदर वाले बिजली के बोर्ड में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर तुम मुझे अंदर जाने दोगी तो मैं ठीक कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर जैनब के माथे पर बल पड़ गया। वो बोली, ठीक है भाभी, बोर्ड में प्रॉब्लम है तो मैं खुद उसे चेक कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। इतना कहकर जैनब ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं जैनब के कमरे से वापस आई और मैंने बाहर लगे बिजली के मेन बोर्ड से जैनब के कमरे की लाइट ऑन कर दी, क्योंकि अब उसके कमरे की लाइट ऑफ रखने का कोई फायदा नहीं था। अगर उसके कमरे में उसका आशिक नहीं होता तो वो मुझे लाइट ठीक करने कमरे में जरूर जाने देती, मगर उसने ऐसा नहीं किया और कमरा बंद कर लिया। मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ और जहाँ बात इंसानियत की हो वहाँ मैं हमेशा धर्म से ऊपर उठकर ही सोचती हूँ। अगर जैनब को किसी गैर मजहबी लड़के से इश्क था तो वो मुझे बता सकती थी। अगर लड़का उसके लायक होता तो मैं उसका पूरा साथ देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इश्क की बात को तो छोड़िए, उसने तो शादी कर ली थी। अगर यह बात मेहताब को पता चली तो घर में तूफान आ जाएगा। यही सोचकर मैं जैनब की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो तो मुझसे ही छुपाने में लगी थी। दोपहर को मैं अपने ससुर का खाना लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ी तो वो सुबह की तरह कमरे से बाहर ही मिल गए और बोले, रुखसाना, खाना बाहर ही रख दो। बाहर पड़ी टेबल पर मैंने खाना रखा और जैनब का खाना लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच गई। उसने दरवाजा खोला और मेरे हाथ से खाना लेकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं जैनब के कमरे से वापस आई तो मेन गेट की
की घंटी बजी। मैं गेट की ओर बढ़ी ही थी कि अब्बू ने गेट खोल दिया। बाहर शाहिद खड़ा था। शाहिद ने अब्बू को सलाम किया और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वो सीधे मेरी ओर आ गया और बोला, भाभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, कोई जरूरी सामान मंगवाना हो तो बता दीजिए। मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू आज रात को क्या खाएंगे आप? अब्बू ने कहा, रुखसाना तुम मटन बहुत अच्छा बनाती हो, शाहिद मार्केट जा रहा है तो इससे मटन ही मंगवा लो। इतना कहकर अब्बू अपने कमरे की ओर बढ़ गए। मैंने शाहिद से कहा, तुम मार्केट जा रहे हो तो 1 किलो मटन ले आना, रुको मैं अंदर से रुपया लेकर आती हूँ। शाहिद ने कहा, रहने दो भाभी, मैं मेहताब भैया से हिसाब कर लूंगा। इतना कहकर शाहिद ने अब्बू को देखा तो वो अपने कमरे में जा चुके थे। शाहिद ने मुझसे कहा, भाभी जैनब और मेरे बीच अब कुछ भी नहीं है, जैनब ने आपको बताया नहीं? मैंने कहा, शाहिद मुझे लगा कि कहीं तुम दोनों के बीच आज भी सब कुछ पहले जैसा है, इसीलिए सुबह कॉल कर पूछ लिया। मेरी बात सुनकर शाहिद वहाँ से चला गया। शाहिद मेरा पड़ोसी था और एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते वो हमारे घर की काफी मदद करता। हालांकि उसकी इस मदद के पीछे की असली वजह मुझसे छुपी नहीं थी। शाहिद के किसी न किसी बहाने घर आने की एक ही वजह थी और वो थी जैनब। लेकिन जैनब को शाहिद में अब कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रह गई थी। फिर भी शाहिद जैनब के खातिर ही मेरे घर आता और जिस दिन वो जैनब का दीदार कर लेता उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मेहताब की ड्यूटी चले जाने के बाद मुझे बाहर का कोई जरूरी काम होता या मार्केट से कुछ मंगवाना होता तो मैं शाहिद को कॉल कर देती और वो मेरा सामान ले आता। शाहिद के इसी फितरत की वजह से मेरे शौहर मेहताब चाहते थे कि उनकी बहन जैनब की शादी शाहिद से हो जाए, लेकिन जैनब को शाहिद पसंद नहीं था और वो ये बात अपने भैया से बता चुकी थी। शाम तक मैंने जैनब के कमरे पर नजर बनाए रखी थी, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली। शाम 6 बजे शाहिद मटन लेकर आया तो मैं रात का खाना बनाने की तैयारियों में लग गई। मैंने जैनब को किचन से ही कॉल कर दिया। मैंने कहा, जैनब रात को क्या खाओगी? वो बोली, कुछ भी बना लीजिए, भूख ज्यादा है भाभी, इसीलिए आज रात थोड़ा ज्यादा ही खाना लेकर आना। मैंने कहा, ठीक है जैनब, तुम रात को हमेशा 4 रोटी खाती हो, आज मैं 8 रोटी लेकर तुम्हारे कमरे में आऊंगी। रात 9 बजे तक मैं खाना बना चुकी थी और मैं अपने ससुर का खाना लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ी तो वो सुबह की तरह कमरे से बाहर ही मिल गए और बोले, रुखसाना खाना बाहर ही रख दो। बाहर पड़ी टेबल पर मैंने खाना रखा और 8 रोटियों के साथ 1 कटोरा मटन लेकर जैनब के कमरे तक पहुंची और मैंने जैनब को आवाज लगाई तो उसने दरवाजा खोला और मेरे हाथ से खाना लेकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं जैनब को खाना देकर जैसे ही वापस किचन में आई तो मेन गेट की बेल बज उठी। मैं समझ गई कि मेहताब आ चुके हैं। मैं दौड़ी हुई दरवाजे पर गई और दरवाजा खोल दिया। मेहताब के आने के बाद मैं और मेहताब साथ ही खाना खाने बैठ गए। मैं अभी दूसरी रोटी तोड़ ही रही थी कि मेहताब 6 रोटी हजम कर चुके थे। मेहताब को मेरे हाथ का मटन बहुत पसंद था। मैं यह बात जानती थी, इसीलिए मैंने रोटियां ज्यादा बनाई थी। 7वीं रोटी खत्म होने के बाद मेहताब मुझसे बोले, अब्बू और जैनब ने खाना खाया? मैंने कहा, अब्बू तो खाना खा चुके हैं और जैनब को अभी थोड़ी देर पहले ही खाना देकर आई हूँ। मेहताब ने कहा, रात को जैनब कब घर आई? मैंने कहा, आपके सोने के तुरंत बाद ही वो आ गई थी। खाना खत्म होते ही मैं जूठे बर्तन उठाकर किचन में रखने गई तो वहाँ जैनब को देखकर मुझे हैरानी हुई। वो गैस पर कढ़ाई रख कर कुछ बना रही थी। मैंने कहा, जैनब तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो? जैनब ने कहा, भाभी मैंने मटन खाना छोड़ दिया है, इसीलिए अपने खाने के लिए सब्जी बना रही हूँ। आपका मटन मैं वापस लेकर आई हूँ और फ्रिज में रख दिया है। जैनब की यह बात सुनकर मुझे बेहद हैरानी हुई। मैंने कहा, शाम को तुमसे पूछा था लेकिन तब तो तुमने मुझे यह बात नहीं बताई कि तुम अब शाकाहारी हो गई हो, और जब मैं खाना तुम्हारे हाथों में देकर आई तब क्या तुम्हें पता नहीं चला कि इसमें मटन है? मेरी यह बात सुनकर जैनब ने कहा, भाभी शाम को तुमने यह तो नहीं बताया था ना कि तुम मटन बनाने जा रही हो, और जब तुम खाना देने गई थी तब मुझे वॉशरूम जाना था, इसीलिए मैंने खाने पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं यह सब्जी बनाकर ले आती हूँ। जैनब ने कहा, मेरी सब्जी बस 5 मिनट में तैयार होने वाली है, मैं खुद ले जाऊंगी, भैया आ गए हैं, आप अपने कमरे में जाइए। मैं किचन से निकलकर अपने कमरे में आ गई।
गई। देखा तो मेहताब खर्राटे लेकर सो रहे थे। मैंने चादर उठाई और उन्हें उठाकर अपने कमरे से तुरंत बाहर निकल गई। मैं दबे पांव किचन की ओर गई तो देखा कि जैनब अभी तक अपनी सब्जी बना रही थी। मैं तुरंत जैनब के कमरे की ओर बढ़ गई और जब मैंने देखा कि जैनब का दरवाजा अंदर से बंद है तब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। जैनब तो इस वक्त किचन में थी और उसका कमरा अंदर से लॉक था। इसका सीधा मतलब यही था कि अंदर जैनब का आशिक था। मैंने धीमे से दरवाजा खटखटाया ताकि अंदर वाले शख्स को लगे कि मैं जैनब हूँ। दरवाजा खुला और मैं झट से कमरे में दाखिल हो गई। तभी जैनब भी हाथ में सब्जी का कटोरा लिए कमरे में दाखिल हुई और मुझे वहाँ देखकर हक्की बक्की रह गई। मैंने झट से कमरे को अंदर से बंद किया और लाइट ऑन कर दी। मैंने कहा, तुमने कितना बड़ा कदम उठाया है, इसका अंजाम जानती हो जैनब? जैनब ने कहा, भाभी तुम गुस्सा मत हो, बैठो मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैंने कहा, अगर तुम्हें इस आदमी से शादी ही करनी थी तो शादी के बाद घर लौट कर क्यों आई? तुम्हारे भैया को इस बात की भनक भी लगी तो इसका अंजाम जानती हो? जैनब ने कहा, आज रात ही राहुल यहाँ से जाने वाला था कि तुम आ गई। मैंने कहा, जब तुम दोनों ने कल शादी कर ली थी तो कल रात यहाँ लौट कर आने की क्या जरूरत थी? जैनब कुछ कहती इससे पहले ही सामने खड़ा आदमी बोल पड़ा, मेरा नाम राहुल है और कल दोपहर जब जैनब मेरे पास आई तब शादी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जैनब के मांग में सिंदूर भरना पड़ा। मैंने कहा, मांग में सिंदूर भरने का मतलब नहीं जानते? इतने भी भोले नहीं हो तुम दोनों। शादी कर ली थी तो यहाँ लौट कर क्यों आए? अब तुम दोनों जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। जैनब ने कहा, नहीं भाभी, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन खाना खाने के बाद राहुल यहाँ से चला जाएगा। आप अभी अपने कमरे में जाओ, वरना तुम्हें कमरे में ना पाकर भैया यहाँ आ गए तो बहुत बुरा होगा। मुझे जैनब की बात समझ ही नहीं आ रही थी, फिर भी मैं उसकी बात मानकर अपने कमरे में लौट आई और मेहताब की चादर में घुसकर सो गई। मेरी नींदें गायब हो चुकी थी और मैं रात भर करवटें बदलती रही। मुझे जैनब पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसके पागलपन की वजह से वो और राहुल कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे, उन दोनों को इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था। अगली सुबह मैं उठी तो देखा कि जैनब किचन में सुबह की चाय बना रही थी। मैंने पूछा, किसके लिए चाय बना रही हो जैनब? जैनब ने कहा, आप चिंता न करो, राहुल सुबह 5 बजे ही चला गया और यह चाय मैं अब्बू के लिए बना रही हूँ। जैनब के मुंह से ये बात सुनकर मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ तो मैं सीधे उसके कमरे की ओर बढ़ गई। कमरा खुला हुआ था। मैंने पूरा कमरा छान मारा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जैनब ने शाहिद जैसे लड़के को एक झटके में क्यों छोड़ दिया। शाहिद के साथ जैनब की जोड़ी जमती भी, क्योंकि खूबसूरती में शाहिद जैनब से जरा भी कम नहीं था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जैनब ने राहुल को ही चुना और रातों रात उसकी पत्नी बन गई। मेरे मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे जो मैंने जैनब से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं जब भी उससे राहुल को लेकर कुछ पूछती वो बस इतना कह देती कि भाभी, सही समय आने पर आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगले कुछ दिनों तक जैनब अपने अब्बू की सेवा में लगी रही, क्योंकि उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन अब्बू का इंतकाल हो गया। अब्बू के इंतकाल के 2 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन जैनब तैयार हुई और उसने अपने भैया से कहा, एमए का फॉर्म भरने मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। मेहताब ने जैनब को इजाजत दे दी और जैनब इलाहाबाद से लौटकर कभी नहीं आई। 2 साल बीत चुके थे। इस बीच मेरी छोटी बहन नगमा की शादी शाहिद से हो चुकी थी और वो शाहिद के साथ बहुत खुश थी। इन 2 सालों में मैं एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। मेरे शौहर को आज भी जैनब की तलाश थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जैनब का कहीं पता नहीं चल पाया था। मेरे शौहर को कुछ दिनों के लिए दुबई जाना था। मेरी बहन नगमा और शाहिद मेरे पड़ोसी थे, इसीलिए मेहताब के दुबई जाने की बात से मुझे अकेलापन का डर तो नहीं था, लेकिन मुझे मेहताब की आदत पड़ चुकी थी। उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल था। बात मेहताब के बिजनेस से जुड़ी थी, इसीलिए मैंने उसे रोका भी नहीं और दिल पर पत्थर रखकर उसे दुबई जाने दिया। मेहताब के दुबई चले जाने के बाद मैं ज्यादातर समय अपनी बहन नगमा के घर पर ही बिताती या वो दोनों पति पत्नी मेरे घर आ जाते। मेहताब
मेहताब के दुबई गए 1 सप्ताह गुजर चुका था। मेरा खाना बनाने का मूड नहीं था, इसीलिए मैं अपने बच्चे को लेकर नगमा के घर के लिए निकलने ही वाली थी कि गेट पर एक बड़ी सी गाड़ी रुकने की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। मैंने गेट खोला तो सामने जैनब और राहुल को देखकर उछल पड़ी। जैनब की गोद में 1 साल का बच्चा था और उसके साथ एक अधेड़ उम्र की औरत भी थी, जिसे देखकर मैं समझ गई कि औरत राहुल के माँ ही होगी। 2 साल बाद मैं जैनब से मिल रही थी। मैंने देखा कि जैनब की आंखों में आंसू थे। जैनब ने मेरे बच्चे को देखा और अपने बच्चे को राहुल को थमाकर मेरे बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। थोड़ी देर बाद ही जैनब और उसकी फैमिली मेरे ड्राइंग रूम में बैठी थी। जैनब ने कहा, मैंने कहा था ना कि सही समय आने पर आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगी। तो जैसे ही मुझे पता चला कि भैया 1 महीने के लिए दुबई गए हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने यहाँ चली आई। मैं अभी कुछ कह पाती कि शाहिद और नगमा भी मेरे घर आ गए और मेहमानों से मिलने के बाद नगमा किचन में चाय बनाने चली गई और शाहिद वहीं बैठ गया। शाहिद को देखकर जैनब मुस्कुराई और बोली, मुझे शाहिद ने ही भैया के दुबई जाने वाली बात बताई थी। मैंने कहा, तुम्हें घर से भागना ही था तो तुम उसी रात राहुल के साथ क्यों नहीं गई? जैनब ने कहा, मैं अब्बू को उस कंडीशन में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मैं उनकी सेवा में लगी रही और उनके इंतकाल के बाद 40वें तक घर पर ही रही। मैंने कहा, तो शादी की इतनी भी क्या जल्दी थी कि रातों रात तुमने शादी कर ली? अब्बू के इंतकाल का इंतजार ही कर लेती। जैनब ने कहा, मैं जिस दिन अपनी सहेली की शादी का बहाना कर घर से गई थी, असल में मैं उस दिन इलाहाबाद अपनी अम्मी से मिलने गई थी। मैंने कहा, जैनब तुम्हारी माँ तो 20 साल पहले ही गुजर चुकी थी। जैनब ने कहा, दरअसल 22 साल पहले मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मेरे अब्बू ने अपनी मर्दाना ताकत खो दी थी। तब मैं और मेरे भैया मेहताब छोटे थे और मेरी अम्मी अभी बिल्कुल जवान थी। पड़ोस में ही शाहिद के अब्बू नवी हुसैन का घर था। नवी हुसैन और मेरी अम्मी के बीच जिस्मानी रिश्ते कायम हो गए और एक रात मेरे अब्बू ने शाहिद के घर दोनों को हम बिस्तर होते अपनी आंखों से देख लिया। शर्म की वजह से मेरी अम्मी घर नहीं आई और उसी रात वो नबी हुसैन के साथ इलाहाबाद चली गई। इलाहाबाद में नबी हुसैन की अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। मेरी अम्मी नबी हुसैन की दूसरी बीवी बनकर इलाहाबाद में ही रहने लगी। 5 साल पहले एक दिन शाहिद के अब्बू शाहिद के घर आए और उन्होंने इलाहाबाद की आधी प्रॉपर्टी शाहिद के नाम और आधी प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम कर दी थी। इसके कुछ ही समय बाद शाहिद के अब्बू नबी हुसैन का इंतकाल हो गया। अपने अब्बू के इंतकाल की खबर सुनकर शाहिद इलाहाबाद गया और वहाँ मेरी अम्मी से मिलकर आया। मैं शाहिद को बहुत चाहती थी, लेकिन शाहिद मेरी अम्मी से मिलकर आया और उसने मुझे बताया कि मेरी माँ उसके अब्बू की बीवी थी। तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और शाहिद से मेरे रिश्ते अचानक बदल गए। मैं उस वक्त इलाहाबाद कॉलेज में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी और शाहिद भी मेरे साथ ही पढ़ता था। एक दिन शाहिद मुझे लेकर इलाहाबाद मेरी माँ के पास पहुँचा और अपनी माँ को पाकर मैं भी बेहद खुश हो गई। और वहीं मुझे राहुल मिला और मुझे राहुल के इतिहास के बारे में पता चला। राहुल जब 5 साल का था तो उसके माँ बाप गुजर गए थे। उसका दुनिया में कोई नहीं था, तो मेरी माँ ने उसे अपना लिया था और राहुल को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि राहुल सरकारी स्कूल में अध्यापक बन गया था। कॉलेज के दौरान अक्सर मैं अपनी माँ से मिलने जाती और राहुल के साथ भी काफी वक्त बिताती। मेरी माँ जब भी मुझे राहुल के साथ देखती बहुत खुश होती। वो चाहती थी कि वो अपनी इकलौती बेटी की शादी राहुल से कर दे। मैं कॉलेज के दौरान राहुल के साथ वक्त बिताती और यह बात मेहताब भैया को पता चली तो उन्होंने मेरा कॉलेज जाना छुड़वा दिया और मैं घर में कैद होकर रह गई। मैं पूरे दिन फोन पर अपनी माँ से बात करती। इस बीच राहुल से भी मुझे बेहद प्यार हो चुका था। उससे बात किए बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन अब्बू को हॉस्पिटल से लेकर भैया घर आए और उन्होंने बताया कि अब्बू का आखिरी वक्त चल रहा है। तो मैंने अपनी माँ को फोन पर सारी बात बताई और अम्मी के कहने पर ही मैंने अब्बू से फोन पर उनकी बात भी करवाई। अब्बू जानते थे कि उनकी कमी की वजह से उनकी बीवी उन्हें छोड़कर गई थी, इसीलिए वो अम्मी से फोन पर बात करते ही पिघल गए और आखिरी वक्त में सारे शिकवे गिले भुलाकर
सुनकर अम्मी से मिलने को बेचैन हो गए। अब्बू ने ही मुझे कहा कि इलाहाबाद जाकर मैं एक दिन के लिए ही सही अपनी अम्मी को घर ले आऊं, लेकिन मेहताब भैया को मैं जानती थी कि वो अपनी माँ से बेइंतहा नफरत करते थे। अगर उन्हें अम्मी के घर आने की भनक भी लग जाती तो बहुत बुरा होता। मैं अगली सुबह सहेली की शादी का बहाना बनाकर घर से निकली और अपनी माँ के पास पहुँच गई। मेरी माँ ने कहा, जैनब, मैं आखिरी वक्त में तुम्हारे अब्बू से मिलना चाहती हूँ, तुम मुझे उनके पास ले चलोगी। मेरे सामने अजीब सी स्थिति थी। मेहताब भैया के होते मैं अपनी माँ को घर कैसे ले जा सकती थी, लेकिन माँ और अब्बू की जिद के आगे मजबूर होकर मैं राजी हो गई। और जब उस रात भैया से फोन पर मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि आप लोग सो जाइए, मेरी सहेली भी मेरे साथ घर आएगी। दरअसल मेरी वो सहेली मेरी माँ ही थी और मेरी वो माँ इस वक्त तुम्हारे सामने बैठी है। जैनब की बात सुनकर मैं अपनी जगह से उठी और अपनी सास शाइस्ता के पास जाकर उनके हाथ को पकड़ लिया और बोली, आप उस दिन घर में ही थी, लेकिन जब मैं जैनब के कमरे में गई तो मुझे वहाँ केवल राहुल और जैनब ही मिले। शाइस्ता मुस्कुराई और बोली, बेटी और दामाद के कमरे में मैं क्या करती, मैं तो उस वक्त अपने शौहर अनवर हुसैन के कमरे में थी। अब मैं समझ गई थी कि उस दिन मेरे ससुर ने चाय, नाश्ता और खाना सब कमरे के बाहर ही क्यों रखवाया था। इसी बीच मेरी छोटी बहन नगमा सबके लिए चाय और नाश्ता बनाकर ड्राइंग रूम में ले आई और सभी लोगों को चाय पकड़ाकर खुद भी वहीं बैठ गई। नगमा के हाथों से चाय का कप अपने हाथों में लेते हुए मैंने जैनब से कहा, सुबह सुबह मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर देखा था, लेकिन उस वक्त तो राहुल से तुम्हारी शादी ही नहीं हुई थी, फिर वो सिंदूर कैसा था। जैनब ने कहा, जिस रात हम लोग घर आए उस रात हम सभी अब्बू के कमरे में उनके साथ ही बैठे थे। अम्मी ने अब्बू को राहुल के बारे में पूरी बात बताई और अब्बू के सामने अम्मी ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वो राहुल और जैनब की शादी देखना चाहती हैं। अम्मी की इस बात से अब्बू बेहद खुश हुए और उन्होंने झट से पुराना संदूक खोला और उसमें से सिंदूर की डिबिया निकाल कर राहुल को थमाते हुए बोले, बेटा, सिंदूर की यह डिबिया मेरी शादी की निशानी है। यही सिंदूर मैंने शादी के दिन शाइस्ता के माथे पर लगाया था और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मेरे सामने इसी सिंदूर से मेरी बेटी जैनब की मांग भर दो। तुमने उस दिन जो सुबह मेरी मांग में सिंदूर देखा था वो वही सिंदूर था भाभी। इसी बीच मेहताब को ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ा देख वहाँ बैठे सभी लोगों के पसीने छूट गए। मेहताब ड्राइंग रूम में आए और कोने पर खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। मेरे शौहर मेहताब को इस तरह अचानक वहाँ देखकर कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर अचानक ही मेहताब की आवाज कमरे में गूंजी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोले, मैं दुबई गया ही नहीं। दरअसल कुछ दिनों पहले मुझे जैनब की खबर मिली। मैंने यह बात तुमसे भी नहीं बताई और तुमसे दुबई जाने की बात बताकर इलाहाबाद निकल गया। वहाँ मुझे कल अम्मी का घर पता चला और जब मैं उनके घर पहुँचा तो मुझे मालूम चला कि तुम लोग आजाद नगर के लिए निकले हो, तो मैं सीधे यहाँ चला आया। मुझे सारी बातें पहले से मालूम थी, क्योंकि उस रात जब जैनब के कमरे में तुम्हें राहुल मिला था तब मैं दरवाजे के बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था और आज की तुम लोगों की बातें भी सुन चुका हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, बस शिकायत तो इस बात की है कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से नहीं कर पाया। मेहताब की बातें सुनकर कमरे में फैली मायूसी एक झटके में दूर हो गई और मेहताब ने उठकर अपनी बहन और माँ को गले से लगा लिया। कहानी से सीख, मजहब की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वो मोहब्बत को नहीं रोक सकती। धर्म से बड़ा अगर कुछ दुनिया में है तो वो इंसानियत ही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप